उसकी बेटी गुंजा उसके बगल में बैठी रो रही थी। अरे क्या हो गया रे, क्यों रो रही है तू? मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो बिस्तर पर से उठने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी नजर अपने एक पांव पर गई। उसके पांव कटे हुए थे। गुणीराम ने जब अपनी ये हालत देखी तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अरे क्या हो गया रे, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया रे। अरे भगवान तू बड़ा निर्दयी है रे, बड़ा निर्दयी। मत रो बापू, मत रो। पैर कटे तो क्या हुआ? आप तो जीवित है ना? अगर आपको भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बाबा? गुणीराम का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। फैक्ट्री वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। एक दिन वो फैक्ट्री के मालिक से मिलने गया और उनके सामने फिर से फैक्ट्री में काम करने की इच्छा जताई तो अरे पागल वागल हो गए हो क्या तुम? साहब, लेकिन मैं तो यही काम करता था और यहाँ हुए हादसे में मेरे पैर कट गए। कौन सा हादसा और कैसा हादसा? मुझे तो किसी हादसे का पता नहीं है। अरे साहब, ऐसा नहीं कहिए, हम गरीब लोग हैं। अरे गरीब है तो मैं क्या करूं? आओ चलो, भागो यहाँ से, चलो। फैक्ट्री के मालिक की इस बात पर गुणीराम उसके पैरों में गिर पड़ा। गुणीराम के ऐसा करने से मालिक चिढ़ गया और उसे भला बुरा कहने लगा। हटो, दूर हटो। अरे तुम्हारी शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है, गरीबी की बदबू। तुम थोड़ी देर और यहाँ रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी, इसलिए जल्दी भागो यहाँ से। गुणीराम फैक्ट्री से बाहर निकल आया और पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि गरीबी की बदबू आखिर कैसी होती है। गुणीराम ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। वो जहाँ भी जाता सभी उससे यही कहते कि अरे तू क्या करेगा काम यहाँ? हाँ, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, चल जा, भीख मांग। गुणीराम भीख नहीं मांगना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो भीख मांगकर ही अपनी बेटी का पेट पालेगा। गुणीराम ने भीख मांगने का सोच तो लिया था, लेकिन पता नहीं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उसे कचरे के डिब्बे में रोटियां दिखी। वो उन्हें लेकर घर पहुंचा। गुंजा, अरे गुंजा, अरे कहाँ है रे? देखना मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है बाबा? जलेबी? अरे नहीं रे, रोटी लाया हूँ तेरे लिए। तूने कुछ नहीं खाया है ना? बाबा, आपने भी तो नहीं खाया है, चलिए हम दोनों खाते हैं। अरे नहीं रे, मैंने अभी अभी भर पेट खाना खाया है। वो क्या है ना, अब्दुल चाचा के घर चला गया था, उन्हीं ने जबरदस्ती खिला दिया। बाबा, आपको कोई काम मिला क्या? अभी तो नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा, तू फिक्र मत कर। कई दिन भूखे रहने से गुणीराम की तबीयत भी अब नासाज हो चली थी। होली के एक दिन पहले वो बहुत बीमार पड़ गया। गुंजा, अरे बेटी, मैं बाहर से आता हूँ। आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपकी तबीयत बहुत खराब है। गुंजा ने जबरदस्ती करके गुणीराम को घर पर रोक लिया और बाबा को ये कहकर कि वो जल्दी वापस आ जाएगी बाहर निकल गई। तभी उसे रास्ते में हाथ रिक्शा चलाते हुए अब्दुल चाचा मिले। अरे गुंजा, कहाँ जा रही है तू? और गुणीराम कहाँ है? कई दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई है। अब्दुल चाचा की बातों का गुंजा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो सब समझ गई।
और उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। कुछ देर बाद वो फुटपाथ किनारे बैठी हुई थी और आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, भगवान आपका भला करेगा। 1 रुपया 2 रुपया जो मर्जी है दे दो भैया, भगवान आपको किसी बात की कमी नहीं होने देगा, कुछ दे दो भैया। होली के उस बाजार में लोगों के पास अपने लिए पैसे तो थे, लेकिन शायद गुंजा के लिए नहीं। एक तो लोगों के अलावा उसकी तरफ ना तो किसी ने देखा और ना ही कुछ दिया। अचानक गुंजा के कान में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई थी। कई लोग उस तरफ भागे। अरे भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट। गुंजा भी भागी भागी डिवाइडर के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। उसके सिर में भयंकर चोट लगी थी जिससे लगातार खून बह रहा था। वो तड़प रहा था और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। हेल्प, हेल्प, मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। ये कहकर वो बेहोश हो गया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। गुंजा का दिल उस लड़के को देखकर भर गया। उसने भी लोगों से उसे अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। अरे ये तो पुलिस केस है, चलो यहाँ से, नहीं तो खामोखा हम लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी। तभी गुंजा को अब्दुल चाचा रिक्शे पर आते दिखे। उसने चाचा को सारी बात बताई। उन दोनों ने किसी तरह उसे रिक्शे में डाला और अस्पताल पहुंचाया। गुंजा, अब चल यहाँ से। तू जानती है ना ये पुलिस केस है, पुलिस हमें तंग करेगी। अरे चाचा, मैं उस भैया को इस तरह छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुझे जो करना है वो कर, मैं तो जा रहा हूँ। विक्रांत मेरा इकलौता बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, पैसों की कोई फिक्र मत करना। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो लगे वो बोलो। पैसे से सब कुछ नहीं होता। वो तो भला हो उस बच्ची का जिसकी नजर आपके बेटे पर पड़ी। गुंजा अस्पताल की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गई। डॉक्टरों ने उस लड़के का इलाज शुरू किया। वो घायल लड़का और कोई नहीं, गुणीराम जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके मालिक का बेटा विक्रांत था। थोड़ी देर बाद उसके पिता भी बदहवास से वहां भागे भागे पहुंचे और डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब, विक्रांत मेरा इकलौता बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, पैसों की कोई फिक्र मत करना। 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो लगे वो बोलो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराकर और तंज कसने के अंदाज में उससे कहा, सर, पैसे से सब कुछ नहीं होता। वो तो भला हो उस बच्ची का जिसकी नजर आपके बेटे पर पड़ी और वो आपके बेटे को किसी तरह यहाँ ले आई। अगर वो आपके बेटे को सही समय पर यहाँ नहीं लाई होती तो आपके पैसे आपके कोई काम नहीं आते। फैक्ट्री मालिक ने जब फटे चिटे हालत में खड़ी गुंजा को देखा तो वो भागा भागा उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। बेटी किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तूने तो आज मुझे अपना गुलाम बना लिया। दूसरी ओर गुणीराम भी गुंजा की तलाश में अस्पताल पहुंच गया। अब्दुल चाचा उसे लेकर आए थे। फैक्ट्री के मालिक ने जब उसे देखा और उसे ये पता लगा कि गुंजा उसकी बेटी है तो वो सिर झुकाकर उसके पास गया और कहा, देखो देखो भगवान ने मुझे कैसी सजा दी है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम्हारी बेटी ने क्या किया। फैक्ट्री का मालिक ये कहकर गुणीराम के पैरों में गिर पड़ा। गुणीराम ने उसे उठाया और गले लगा लिया। आज फैक्ट्री के मालिक को गुणीराम के शरीर से कोई गरीबों वाली बदबू नहीं आ रही थी। आज तो उसके शरीर से उसे सुकून की खुशबू आ रही थी और इस होली में एक नया सा रंग उनके बीच छा गया था और वो रंग था प्यार का रंग। दोस्तों, ये वो रंग है जो कभी नहीं